प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथी उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में पूरे तन मन से संलग्न होंगे। हमारे द्वारा चलाए जा रहे हायर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर परीक्षाओं से जुड़ी हुई सारे कार्यक्रम से जुड़े हुए समस्त अधिवक्ता साथी, बंधु बहन और जो हमको रेगुलर सुनते हैं, सबको संबोधित करते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो वक्त चल रहा है जिसमें 3 परीक्षाएं बिल्कुल क्लियरली होनी तय हैं, जिसमें नंबर 1 पर है राजस्थान की हायर जुडिशरी की प्रारंभिक परीक्षा, डेट फिक्स है। छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा, डेट फिक्स है। इसमें ये नहीं है कि डेट अभी आना है, डेट फिक्स है, होना है एग्ज़ाम। 2 परीक्षाएं हुई और तीसरी परीक्षा जो बच्चे अभी जस्ट इमीडिएट जाकर बिहार एपीओ के बिहार जुडिशरी के संदर्भ में दे के आए हैं, उनका रिजल्ट, एक परीक्षा इंटरव्यू की, वो प्रतीक्षा में है, होना ही है। इसके अलावा 3 ऐसी परीक्षाएं हैं जो सबसे सन्निकट दिखाई पड़ती हैं, जिसमें सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश की एपीओ, उससे सटी हुई उत्तराखंड की एपीओ और उसी से सटी हुई बिहार की एपीओ। आपको ये कोई ताजुब नहीं, ये संयोग ही होगा। आप लोग भी ताजुब मानेंगे कि ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि राजस्थान का जिन लोगों ने फॉर्म एपीओ वाला अप्लाई किया है, आप जानते हैं जनवरी में एग्ज़ाम होना है और मैं आज ही क्लियर कर देता हूँ, उस परीक्षा को फाइनली क्रैक होना हो, अगर इंटरव्यू नहीं है, अगर निश्चित तौर पर राजस्थान से नौकरी उसके जबड़े में से खींच के लेनी है, तो लोकल लॉ समेत पुराना ट्रेडिशनल सीआरपीसी, आईपीसी एविडेंस, क्लास नोट्स, प्रीलिम्स स्तर की सीरीज, ये समग्र चीज़ें 1 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे कह लीजिए 120 दिन का क्रैश कोर्स 100% सफलता पाने के लिए 120 दिन के प्रयास में वहाँ की प्रारंभिक परीक्षा से आप जानते हैं मेंस होना है, प्री होना है, इंटरव्यू वहाँ नहीं होगा जैसे अपने यहाँ आरओ का एग्ज़ाम है। तो मैं उन बच्चों को टारगेट में रखते हुए कह रहा हूँ कि आप सभी देखेंगे कि वो राजस्थान का तो देने को मिला ही, यूपी मिला, यूपी का फार्म भर चुके, बिहार मिला, बिहार का फार्म भर चुके और उत्तराखंड मिला, उत्तराखंड का फार्म भर चुके। ये 4 स्टेट जो कि एक सिंगल एम्बिएशन में एपीओ का ही प्री मेंस करवाते नज़र आए तो ताज्जुब नहीं। ऑलरेडी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपना डेट क्लियर कर रखा है, जनवरी, बहुत पहले। ये चीज़ देखने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए कि वो अपने सिलेबस की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पर रखते हैं। किस सब्जेक्ट से, किस चैप्टर से, किस सेक्शन एरिया से सवाल पूछेंगे और वाकई में उतने पूछते हैं। यहाँ तक कि हायर जुडिशरी का हम सिलेबस देख रहे थे कि उसमें उन्होंने फिक्स कर रखा है कि फला माइनर सेंट्रल या स्टेट माइनर एक्ट से
कितने नंबर का सवाल आएगा। इसको कहते हैं सिलेबस का सही ढंग से निर्धारण। ये डिसाइडमेंट करने वाला उच्च न्यायालय सम्मान का पात्र है, लेकिन अपना उच्च न्यायालय माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मतलब जितनी प्रशंसा की जाए तो खुद पे आश्चर्य होने लगता है कि प्रशंसा हम किस बात की कर रहे हैं। रात के 10 बजे 36 नए सब्जेक्ट बेसिर पैर के, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं। आज की डेट में भी पता नहीं कब डेट आएगी, क्या होगा कुछ नहीं। इसके अपेक्षाकृत राजस्थान लोक सेवा आयोग के साथ साथ राजस्थान उच्च न्यायालय ये चीज़ स्थापित किए हुए है। आप लोग इसका अवलोकन कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। जेएलओ का पेपर देने जाते हैं आप, उन्होंने जितना आवंटन किया है कि हिंदी के सेगमेंट में इस एरिया से सवाल आएगा, वहीं से आएगा। एक भी क्वेश्चन वहाँ का मतलब ये मैं कह सकता हूँ, जो एक्सपर्ट सेटर है परीक्षा का, क्वेश्चन सेटर करने वाला लोग हैं, जो लोग भी उसमें शामिल हैं, वो बहुत परफेक्शन, बहुत अच्छा स्तर है उनका। मैं अगर मेरे चैनल से कोई भी अधिकारी वो सुन रहा हो, या राजस्थान का कोई अधिवक्ता बंधु वहाँ का डोमिसाइल रखने वाला सुन रहा हो, तो बगैर लाग लपेट के मैं इसकी पूरी प्रशंसा, भूरी प्रशंसा करता हूँ। और यह एक अनुरोध कि तुम उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही सिलेबस का आवंटन, फिक्सेशन, जो यूपी जुडिशरी और यूपी एपीओ का पेपर नए रूप से होना है, नए विधि पर, बदले हुए सिलेबस पर। जैसा कि आप जानते हैं 2022 की जुडिशरी जो विवाद के घेरे में है, वह भी संशोधित सिलेबस के साथ आप लोगों ने देखी। वो परीक्षा संपन्न हुई, प्री मेन इंटरव्यू। उसमें आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। 100 नंबर का लैंग्वेज का पेपर जो 200 नंबर का हुआ करता था मात्र इंग्लिश लैंग्वेज का, उसको आवंटित करके 100 नंबर में डिवाइड कर दिया गया। 100 नंबर हिंदी, 100 नंबर इंग्लिश और लैंग्वेज को, और साथ ही उन्होंने जो इसका निर्धारण किया, उसमें आप देखेंगे तो एस्से कितने नंबर का आएगा, प्रेसी कितने नंबर की आएगी, ट्रांसलेशन कितने नंबर का आएगा, ये फिक्स कर दिया। ऐसे सिलेबस में बदलाव होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, इमीडिएट जल्दबाजी हड़बड़ी में नहीं। अगर आप परिवर्तन कर ही रहे हैं तो इस बात को भी युक्त संगत रखना चाहिए कि जिस स्तर पर आप परीक्षा लेने जा रहे हैं, उस स्तर की गुणवत्ता आपके बनाए गए पॉलिसी में छिपी है। नहीं तो वो गुणवत्ता जाएगी चरमरा और उसमें एक अपयश का भागी भी होना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि आपका जो चरम लक्ष्य है कि परीक्षा के माध्यम से उपयुक्त कैंडिडेट अधिवक्ता बंधु बहन का फला पद पे चयन करना, यह लक्ष्य बीच में धरा का धरा अधर में लटक जाएगा। और यह लक्ष्य आपके ही नादानीपने, आपके लापरवाहीपूर्ण या आपके विचार विहीन प्रयोग के चलते ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बात दीगर है कि अगर इससे भी ज़्यादा कोई घृणित मानसिकता अंदर दबी पड़ी है, जिसके कारण जानबूझकर षड्यंत्रकारी कोई कार्यक्रम किया जा रहा है, तब तो फिर दूसरी बात है। तब तो एक देहाती कहावत है, चिरई की जीव जाए लड़ी का खिलौना। बच्चे चाहे मरें, चाहे जाएं, चाहे एग्जाम दें, चाहे ना दें, होंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वो आदमी थोड़े हैं, निशाचर हैं, पिशाच हैं। उनके लड़के बच्चे होंगे, उनसे क्या लेना देना, आएंगे देंगे। मतलब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले, 7 साल का अनुभव रखने वाले संघर्षशील अधिवक्ता के साथ कैसे पेश आ रहे हैं? दुश्मन के सरीका, जैसे कितने जन्म की शत्रुता निकाल रहे हों। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से भी इसमें बिंब नहीं झलकना चाहिए कि शायद ऐसी मंशा है। ये शायद के भाव की परिस्थिति भी निर्मित नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ जड़ से मिटाया जा सकता है, सूझबूझ भरे पॉलिसी से, सूझबूझ भरे एग्जीक्यूशन से, सूझबूझ भरे परीक्षा प्रक्रिया से और परीक्षा प्रक्रिया के संपादित
कराने से। नहीं कराएंगे तो अन्य मनस्कताएं, तरह तरह की शंकाएं, तरह तरह के रूमर्स, तरह तरह के गुबार कोई रोक नहीं सकता। कानूनन रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। कानून की जो युक्त संगत धाराएं हैं, आप अगर व्यंजनाओं को समझें, रिस्ट्रिक्शन को समझें, तो आपको सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 और उसके एक्सेप्शन से मिलता है। किसी भी वाणी पर प्रतिबंध किन अर्थों में लगाया जा सकता है और क्यों, उसकी सीमा क्या है। हजारों केस हैं हर बिंदु पर, कोई भी बिंदु उठा लेंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वायत्तता को जिस तरीके से वर्तमान 2018 के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने परिभाषित किया है, उसमें अगर विधायिका की चलती, कट्टरता की चलती, एक निहायत डिक्टेटरशिप की चलती, तो अब तक तो 19 का तेल निकालने लायक कंडीशन हो जाता। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े कायदे से उन प्रोविजन को बहुत संरक्षित किया है और व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति और प्रतिक्रिया की सीमा भी लगभग तय कर रखी है। प्रतिक्रिया किस मायने में किसका अपमान कर सकती है, प्रतिक्रिया किस मामले में जागरूकता का कारण बन सकती है, प्रतिक्रिया किसी के प्रति स्वाभाविक प्रत्युत्तर न होकर सार्वजनिक रूप से आवश्यक वह प्रतिक्रिया है या वह रिएक्शन है जो अगर नहीं करने दिया जाए तो उसकी मवाद दूसरे साइड से बहती है और वो ज़्यादा प्रत्युत्तरात्मक रूप से हिंसक, अवरोधजनक, क्रूरतम, घृणित और निर्लज्जता के स्तर तक पराकाष्ठा को, मर्यादा की सारी सीमा तोड़ते हुए और दुष्टता की पराकाष्ठा तक पहुंच सकती है। इसलिए उसका सही समय पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया को रोका नहीं जाता, हो जाने दिया जाता है। आप एडमिनिस्ट्रेटर अगर हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं या आईपीएस ऑफिसर हैं, आईजी, डीआईजी हैं, आपने लंबे समय तक एसपी, एसएसपी के पद पर काम किया है और आप कुछ समय तक आईजी का पद, डीआईजी के पद पर भी रहते हुए बहुत कुछ सीखा है। आपके दिमाग की भी बत्ती गुल हो जाती है। एज द सिचुएशन, द लॉ एंड ऑर्डर अगर डिस्टर्ब है, क्राउड आक्रामक है, उसके आक्रामक होने की वजह अभिव्यक्ति ही है, किसी ने कुछ कह दिया है, उसको मैनेज करने के लिए ये आर्टिकल 19, देश के सारे कानून जो पैरेलल उसके साथ सपोर्ट में चलते हैं, दंडात्मक और साथ ही साथ साम्य पैदा करने वाले, सोसाइटी में पीसफुल कंडीशन लाने वाले तमाम ऐसे कानूनों को पढ़ा गया, समझा गया, व्यवहारिक धरातल पर जीने के बावजूद भी समस्या इतनी जटिलतम होती है, कितना भी अनुभवी ऑफिसर हो गच्चा खा सकता है। ये गच्चा कौन खिलाता है? सबई नचावत राम गोसाई। नीचे जो पासा फेंका जाता है कि अफसरशाही ऐसे करती है कि जिससे दंगाई शांत हो जाए, लेकिन परमात्मा अगर चाहेगा तो दंगा शांत नहीं होता, और परमात्मा अगर चाह लेगा तो सब कुछ करने के बावजूद जो फोर्स दंगा रोक नहीं पाती, उसको एक छोटी सी छोटी घटना हो जाने से ऑटोमेटिक रुक जाता है। ये सिचुएशंस हैं और सिचुएशंस के आधार पर हायर जुडिशरी में खास करके और अभियोजन अधिकारी की परीक्षाओं में आपसे जो समस्यागत सवाल पूछे जाते हैं, मात्र आपसे ये अपेक्षा नहीं की जाती कि आपने दृष्टांत रटा है। ये आपसे जानने का प्रयास नहीं किया जा सकता कि आपने लगभग रटकर समस्या का हल दिया है। नहीं, आपसे उम्मीद की जाती है कि अगर समस्यागत सवाल आप डील कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर जब आपको गवाही करानी होगी, सरकार के तरफ से जज साहब को सरकारी वकील के हैसियत से महत्वपूर्ण सुझाव देने होंगे, प्रोविजन ऑफ लॉ रिकमेंड करना होगा, तो उस समय आपकी यही सूझ, यही बूझ, यही तमीज, यही ज्ञान, यही परिज्ञान आपको इतना सुदृढ़ करेगा कि आप स्टेट के तरफ से अभियोजन के दायित्व को बखूबी निभाएंगे ही नहीं, बल्कि इतने चतुर हो सकते हैं, इतने प्रभाव हो सकते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा दोनों हलकों में
चर्चा का विषय बन जाए। दोनों हलकों में मतलब सरकार तो आपको गिफ्ट दे ही, पुरस्कार दे आपके विधिक ज्ञान क्षमता पर, लेकिन जो विरोधी पक्ष यानी स्टेट के विरुद्ध जो असामान्य अभियोजक अपने मुकदमे दर्ज करने जाता है, डिफेंडर जो बचाव करता है, वह भी समझ जाए कि हमारा टक्कर ऐसे वैसे अधिवक्ता से नहीं हुआ है, ऐसे वैसे पुलिस विभाग के ऑफिसर से नहीं हुआ है। यह गरिमा कौन लौटाता है? आपकी पढ़ाई, आपका विशुद्धतम प्रायोगिक ज्ञान, केवल सैद्धांतिक नहीं। सैद्धांतिक तो होना ही चाहिए प्रथम दृष्टया, लेकिन उसका परिज्ञान, उसका प्रकलन, उसका प्रमाणन, परिशीलन सब जमीनी स्तर पर होना चाहिए। ये कब होगा? जब आप व्यवहारिक रूप से पहले सैद्धांतिक रूप से चीज़ों को जानें और उसके बाद उसका अनुप्रयोग करने का वक्त पाएं, मौका पाएं, अवसर पाएं, उसको भुनाएं, सोएं नहीं, बर्बाद ना करें समय। किसी राजनीतिक एजेंडे में फंसकर अपने भविष्य को चौपट न कर लें, या सब कुछ भ्रष्टाचार के गर्त में है कि भावना से ग्रसित होकर तैयारी को अधर में ही न छोड़ दें। इन सारी चीज़ों से पार पाकर तब जाके आपको सफलता तय मिलती है। और आप कितना भी विचित्र समय हो, इससे भी जटिल समय क्यों ना आ जाए, भगवान न करे कोरोना जैसी महामारी फिर से आए, लेकिन कैसी भी जटिल परिस्थिति हो, आप जानते हैं कोरोना जैसे महामारी के समय जब सब कुछ ठप हुआ तो अदालतें भी ठप हो गईं, और इसी ठप में से ऑनलाइन व्यवस्था निकल के आई, जिससे हम आपसे पर डे कनेक्ट होते हैं। नहीं तो शायद ये समय नहीं होता तो आप इतना प्रेफरेंस नहीं देते, और आज के डेट में भी ऑफलाइन का ही रुतबा बना रहता। बच्चे आज जो क्वालिटी, उनका दुर्भाग्य है वो किससे जुड़े हैं, लेकिन जो क्वालिटी और जिस लेवल का एजुकेशन बंद कमरे में बगैर शोर शराबे के और बगैर अपने कलीग के जाने प्राप्त कर रहे हैं, ये आज के 7 साल पहले 10 साल पहले बिल्कुल मयसर नहीं था। मिलता भी था तो सार्वजनिक रूप से। जब ऑफलाइन क्लास चलती है तो उसमें हर टीचर के प्रति, हर स्टूडेंट के प्रति टीचर सामूहिक रूप से दायित्वाधीन होता है। जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत 75(3) आपको पढ़ने को मिलता है आर्टिकल में, वही चीज़ यहाँ है जो ऑफलाइन की एजुकेशनल सिस्टम है। लेकिन ऑनलाइन में ये सुविधा बहुत गजब है। मतलब हर स्टूडेंट से, मैं व्यक्तिगत तौर पे, चाहे वो संख्या 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हर व्यक्ति से, हर स्टूडेंट से पर्सनल इंटरेक्ट होता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मेथड से ही संभव है। संभव तो ऑफलाइन से भी है, लेकिन उसमें गोपनीयता नहीं बचती, उसमें निश्चित तौर पर सार्वजनिक सब कुछ होता है। आप कितना नंबर पाए ये भी डिस्क्लोज, आपने कैसे लिखा ये भी डिस्क्लोज, कॉपियाँ दिखा भी दी जाती हैं। इन सब चीज़ों को संरक्षित करता है ऑनलाइन, आपका समय बचाता है ऑनलाइन, आपकी गुणवत्ता के काट को, आपकी जवाबदेही को। ऑफलाइन के टीचिंग में कितनी बार अपने टीचर से फ़ोन करके पूछेंगे भाई, इसमें सिस्टम क्या है। अगर टीचर किसी अन्य कार्य में बिजी भी है, आप जवाब या क्वेश्चन लिख के व्हाट्सएप पे छोड़ दें, जवाब मिलेगा आपको। ये सुविधा ऑफलाइन में नहीं है। संख्या अगर 50 से ज़्यादा है ऑफलाइन में, फिर अनकंट्रोल हो जाता है सब कुछ, बिल्कुल निष्ठुर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। उसमें स्वभावतया वो प्रयोग नहीं हो पाता जिससे बच्चा का बेस्ट चमक के आए और बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। मेरी कोशिश ये जो इस समय का जो पीरियड है जिसमें आप इंतज़ार भी कर रहे हैं वैकेंसीज वगैरह का, मैं प्रेफरेंस बात को बार बार दे रहा हूँ। और 60वीं सीरीज मेरे चलाने का उद्देश्य अपने हायर जुडिशरी की परीक्षा के दरमियान इसीलिए था कि आप इसी बहाने कम से कम पढ़ें। अगर हमसे जुड़ सकने में असमर्थ हैं इकोनॉमी के चलते, तो भी आप हमारे शेड्यूल पे जो हम पर डे बातचीत करते हैं उसको फॉलो करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अपनी लाइफ में कभी कभी ऐसे मोड़ पे आके ज़िंदगी ठहर जाती है जहाँ कोई और नहीं, सिर्फ आप ही अपनी किस्मत पलट सकते हैं। अगर वस्तुतः देखा जाए, हर कोई अपनी किस्मत खुद ही पलटता है, लेकिन इतने निर्लज्जता के साथ इसे नहीं कहा जा सकता। उस सच्चाई को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता जिसमें हर किसी का पैदा होने से लेके और कैरियर बनाने तक किसी भी भाव में किसी का सहयोग सब उसमें कारक बनता है। इसीलिए सक्सेस किसी एक के प्रति डेडिकेटेड नहीं होनी चाहिए।
उसमें हाथ मैं क्यों मना कर रहा हूँ कि हमसे जुड़कर सफलता पाने वाला बच्चा सिर्फ हमारे पढ़ाने से नहीं हुआ, उसके मनोविज्ञान का विकास, उसमें स्तरीय मस्तिष्क का विकास, एकेडमिक पढ़ाई में जिन जिन टीचर से, जिन परिस्थितियों से, जिन गुरुओं से, जिन सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक लोगों से मिला, उन सबका योगदान होता है। इसीलिए मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि सफलता के बाद सिर्फ कोचिंग वाले को श्रेय मिले। क्यों भाई, ऐसा उसने क्या कर दिया है? और कर भी दिया है तो क्या मुफ्त में किया है? इसका मौका नहीं मिलना चाहिए। ये श्रेय आप इकट्ठा उस कोचिंग वाले को दें भी ना। ये जुडिशियल ऑफिसर होने या ऑफिसर की रैंक में किसी भी पोस्ट पर जाएं, इस बात का ख्याल रखें। आज की बात को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ये इसलिए ये सब चीज़ें बोली कि अगर आप में रिदम है तो ये जो बचा हुआ समय चल रहा है, जिसमें सीरीज वगैरह चल रही हैं, आप उसका अनुपालन कठोरता के साथ करें और इस बिंदु पर ध्यान रखें कि यहाँ गलतियाँ हो सकती हैं। उसकी भरपाई के लिए वो सब करें जो कर सकते हैं। ये उचित समय है, हड़बड़ाएं भी नहीं। जैसे मैंने शुरुआत में केवल हफ्ते भर का समय दिया कि जो प्रीलिम्स के पेपर आयोजित होने, लेकिन मुझे लगा नहीं, तैयारी करने के लिए समय चाहिए और अपेक्षा से कुछ ज़्यादा, क्योंकि पहली बार नया नवीला चीज़ है। ऐसे समझें, किसी भी अधिवक्ता साथी से जो 3 साल की LLB या 5 साल का LLB कर रहा है, उसको उतनी देर पढ़ने के बाद उससे कंपटीशन में उत्तर की अपेक्षा की जाती है, समझ कर वो पढ़ा है। कभी कभी एक टॉपिक, जैसे मान लीजिए IPC कोई एग्जाम के तौर पे लेते हैं, वो दोनों सेमेस्टर में रखा जाता है, उसका फर्स्ट पार्ट 1 में, सेकंड पार्ट 8 में। यानी कोई अधिवक्ता साथी 1.5 से पौने 2 साल या 2 साल तक वो एक ही एक्ट पढ़ता रहा। यहाँ तो 36 एक्ट जोड़ करके 4 ही महीने में एग्जाम चाहते हैं। आप इमेजिन करें, अगर आपने तीनों लॉ बदली हैं तो नियमतया ये होना चाहिए था कि 1 साल तक इस लॉ से आप पूछते नहीं, सारे एग्जाम सस्पेंड कर देते। ऐसा कर नहीं सकते। एक तरफ राजनीति भी करनी है, अगर एग्जाम नहीं लेंगे, नौकरियां नहीं देंगे तो सरकार अखिलेश भैया की आ जाएगी। खतरा हमेशा टंगा हुआ है। इसलिए जो ऊहापोह और विचित्रता की स्थिति वर्तमान में आप झेल रहे हैं, इसमें ऐसा न महसूस किया करें कि आप अकेले हैं, आपका वक्त बर्बाद हो रहा। नहीं, बहुत सारे लोग हैं। इसमें जो संयम से काम लेगा, जो अपनी वस्तु स्थिति पे कंट्रोल रखेगा और सटीक दिशा बनाए रखेगा, धीमी गति से ही सही। मैं क्या कहा, 2 हफ्ते में एक टेस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। और ये क्लियर हो, शेड्यूल मिल जाता है तो ये भी पता रहता है कि 1 हफ्ते या 15 दिन बाद किसका टेस्ट होगा। तो कंटिन्यूअस आदमी 4 अध्याय, 2 अध्याय, जो भी शेड्यूल में मेंशन है, उसको कायदे से, बारीकी से पढ़ेगा और कोशिश करेगा कि जो 15 दिन के बाद टेस्ट होने जा रहा है, 7 दिन के बाद जो टेस्ट होने जा रहा है, उसमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर पाए और अपने कॉन्फिडेंस का बिल्डअप कर पाए। साथ ही मुझे जो चीयर्स या जो ग्लैडनेस आती है, मैं उसका इतना ही कहूँगा कि मैं अपने शब्दों से यहाँ प्रकट करूँ तो उसका प्रभाव घटेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की होती है कि हमारी अधिवक्ता बंधुओं से ज़्यादा मेहनत अधिवक्ता बहनें कर रही हैं और बेजोड़ कर रही हैं। बातों को गंभीरता से सुनती हैं, उसमें से बहुत सारी बातों को अपनाने की कोशिश करती हैं। आज तो एक अधिवक्ता साथी आजमगढ़ है, यादव जी हैं, उनका अचानक मैसेज आया। बहुत दिन पहले हमको फ़ोन वगैरह किए थे, अचानक मैसेज आया कि सर हम राजस्थान APO में तैयारी में लगे हैं और आपका वीडियो पर डे देखते हैं, हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है और आपके बताए गए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उनका आभार प्रकट किया और उनका छोटा सा सवाल था कि राजस्थान के APO में जो सिलेबस में चिन्हित है उसका वास्तविक अर्थ क्या है। हमने उनको समझाया। हम इनकी ये बात इसलिए चर्चा में लाए कि आप सोचें, अगर वो अधिवक्ता बंधु मुझे फ़ोन नहीं करते तो मुझे कैसे पता चलता कि कोई मेरे बारे में इस तरीके की राय रखता है। ऐसे 2500 के आसपास जो बच्चे हैं, उसमें से जब कोई सूचना या बहुत इंटरेस्टिंग वैकेंसी से रिलेटेड बात होती है तो संख्या वो 1700-1800 2000 तक पहुंचती है, नहीं तो जनरली 500 के आसपास बनी रहती है। अगर थोड़ा सैद्धांतिक बातें जाता है तो ज़्यादा आदमी इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि समय कीमती है। मैं उसको बुरा भी नहीं मानता। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो 500 स्टूडेंट जो रेगुलर हमें सुनते हैं, हमारे हर पहलू से वाकिफ़ हो गए हैं, अगर उनको मैं किसी भी प्रकार से
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से उनके कैरियर के संवर्धन, कैरियर की प्राप्ति में लाभ पहुंचा पा रहे हैं, तो हमारे लिए इतना पर्याप्त है। बाकी परमपिता परमेश्वर देखता है। ठीक है, तो आप सभी अधिवक्ता साथियों से ये विनम्र अपील करते हुए कि इन सारे कार्यक्रम में से किसी में अगर आपको लगता है कि सर जी से जुड़कर हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, प्री और मेंस, हमारे एक अधिवक्ता साथी बिल्कुल नए हैं, कानपुर से हैं, और उन्होंने बहुत जिम्मेवारी पूर्वक तैयारी नए रूप से स्टार्ट की। अभी वो कोई एग्ज़ाम दिए नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, वक्त आएगा तो शायद आज का दिन तारीख याद रखना, इस बच्चे के बारे में, चूँकि इतना बेहतर लिखता ही है कि ये अगर सिलेक्शन इसे मिला तो बहुत हाईटेक टॉपर रैंक बनेगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अपने अनुभव से कहना है। फिलहाल सीरीज हमने ऑन कर रखी है। ये 14 कह सकते हैं कि 8 सितंबर से चीज़ें कंटिन्यू हैं। 14 तारीख से एकदम एग्जैक्ट डेट पर PCSJ का भी यूपी जूनियर डिवीज़न नई टेस्ट सीरीज हमने शुरू की। कॉन्ट्रैक्ट का पेपर हमने प्रोवाइड किया। झारखंड की टेस्ट सीरीज जो हमने सस्पेंड कर दी थी और हमने पिछले तारीख में यानी गुरुवार को देने का प्रॉमिस किया, लेकिन फिर रोका। उसके बाद कुछ अधिवक्ता साथियों ने अपने आप को बैक किया, यानी उनको ऐसा लगा कि शायद सीरीज की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अधिवक्ता साथी उसमें कंटिन्यू हैं, जिनका पेमेंट है और जो लोग उसमें देना चाह रहे हैं, वो दे सकते हैं। हमारी एक अधिवक्ता बहन है जो नए रूप से झारखंड के लिए जुड़ी हैं, उनका मैं भी आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आपके उज्जवल भविष्य के लिए या राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा होने वाली जूनियर डिवीज़न मेंस की इस परीक्षा में आप बहुत उच्च, देखिए तीसरी परीक्षा झारखंड लोक सेवा आयोग ही है जो छूट गई थी। तीसरी परीक्षा, जो मैंने कहा ना 3 परीक्षाएं हैं, तो झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो ये मेंस होना है, ये भी तो फिक्स एक परीक्षा है, बस डेट आनी बाकी है। दिसंबर के पहले तो हो ही जाएगा, ये तो तय मान के चलिए। तो अपने उन सारे अधिवक्ता बंधुओं बहनों को जो हमारे सीरीज या किसी कार्यक्रम से जीके की क्लास के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लीजिए। आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है, आप दोनों में से किसी की वैकेंसी आ गई तो भी और दोनों की आ गई तो भी जीएस की क्लास आपको मिलेगी, चाहे एक दिन के अंतर पर ही मिले, लेकिन मिलेगी अवश्य। जो बचे हुए 60 क्लास हैं आपको मैं ढंग से प्रोवाइड कराऊंगा। सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक आपको सीरीज क्लासेज उपलब्ध रहेंगी। आप उसको देखें, जीएस पढ़ने के तरीके से अवगत हों, जीएस किस छोर से ही आता है, क्या छोड़ देना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इन सारे संदर्भों को समाहित करता हुआ क्लास रहता है। कोई टॉपिक पे अगर हम डील कर रहे हैं, मान लीजिए फॉरेन पॉलिसी है, मान लीजिए एग्रीकल्चर है, मान लीजिए साइंस टेक है, मान लीजिए डिफेंस कॉरिडोर की कोई बात है, करंट इवेंट से रिलेटेड हर सेगमेंट में एटमॉस्फियर के जो भी घटनाएं घट रही हैं उस पर महत्वपूर्ण जो कमीशन की दृष्टि से और माननीय उच्च न्यायालय की दृष्टि से हैं, उस पर हमारी क्लासेज होती हैं। 690 क्लासेज ऑलरेडी बच्चे ले चुके हैं। इसमें भी अगर किसी को इंटरेस्ट हो या हमारे सीरीज के किसी कार्यक्रम से जुड़ना चाहता है या हमारे द्वारा चलाए गए क्लासेस से भी जुड़ना चाहता है, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर गौर से सुन ले, 7705090393। इसी व्हाट्सअप पर, ये कॉलिंग नंबर नहीं है, मैसेज करने पर हम आपसे जुड़ेंगे और आपको कॉलिंग नंबर प्रोवाइड कराएंगे। बात अगर जचती है तो काम आगे बढ़ेगा, अन्यथा टाटा बाय बाय। ठीक है, तो बस इतना ही। आज की डेट में जितनी बातें हमने कही लेटे हुए हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार का दिन लग चुका है और पूर्णिमा की आहट है। हालांकि पूर्णिमा आज भी रहेगी 17 को और 18 को भी। आप सभी अधिवक्ता साथियों को पूर्णिमा के इस खास अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का अपना अपना लक्ष्य पूर्ण हो। आप अपने अपने सेक्टर में ऑफिसर बने, न्यायिक सेवा में अपर जिला जज बने, जूनियर डिवीज़न के ऑफिसर बने और अभियोजन अधिकारी बने। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो यहीं बंद करता हूं। कल मिलने के पक्के वादे के साथ सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को एक बार पुनः जय सिया राम बोलते हुए, और कल मिलने के पक्के वादे के साथ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य सीरियस उन अधिवक्ता साथियों तक तो पहुँचाएँ जो रेगुलर बेसिस पे सीरियस तैयारी कर रहे हों, केवल कचहरी में प्रैक्टिस कर रहा है या नाम के लिए परीक्षा देता है या भौकाल टाइट करता है। ऐसे बेवकूफ़ टाइप के अधिवक्ता बंधु बहनों के लिए चैनल नहीं है। वो चाहे सुनकर के इस बात को बुरा मान जाए, हमें अनसब्सक्राइब कर दे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम इस मामले में बहुत ही सख्त हैं।
इसीलिए तो मैंने अपने इसी चैनल से आह्वान किया था कि अगर प्रीलिम्स में आप बार बार फेल हो रहे हैं तो हमें ना करें, लेकिन अपने एक अधिवक्ता बहन के बहुत रिक्वेस्ट करने पर मैंने इसमें चेंज किया और आप लोगों के अथक प्रयास का नतीजा है कि हम प्रीलिम्स की भी सीरीज स्टार्ट किए। जैसा कि BNS का सेकंड टेस्ट आने वाले संडे को, आज है आपको पता है मंगलवार है, बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर यानी संडे को शाम 8 बजे से 9 बजे तक यह टेस्ट आयोजित होगा। इन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हम नंबर आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से सुन लें 7705090393। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।